हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनफिल्टर्ड यूपीएससी। आई होप यू आर डूइंग फाइन। सबकी प्रिपरेशंस बढ़िया चल रही होगी। सो अब लास्ट का जो 30 डेज का लेग है, इसमें हमको क्या इंपॉर्टेंट चीजें करनी है जिससे हमारा अटेम्प्ट सिक्योर हो जाए 2026 का। तो बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई विल सजेस्ट कि आप इस टाइम पे पीवाईक्यूज को मास्टर करना स्टार्ट कर दो। पीवाईक्यूज को मास्टर कैसे करना है? पीवाईक्यूज की कुछ एलिमिनेशन की टेक्निक्स होती हैं। पीवाईक्यूज को किस तरीके से आपको अप्रोच करना है एग्जाम में, वो मैं आपको बताऊंगा बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। है ना, आपको अभी मार्कशीट दिख रही होगी कि मैंने 100 प्लस थ्री टाइम्स आई हैव स्कोर्ड 100 प्लस। 119 है, 102 है एंड 114 है ना, और यहाँ पर 80 है 2023 में। तो बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ स्कोरिंग अबव 100, आई विल टेल यू हाउ यू शुड अप्रोच अ क्वेश्चन एंड हाउ यू शुड एलिमिनेट इट। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो यू कैन सब्सक्राइब टू अवर टेलीग्राम चैनल अनफिल्टर्ड यूपीएससी 1 एंड यू कैन गेट दिस पीडीएफ देयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में मुझे क्या देखना है? सबसे पहले मुझे देखना है कि ऑल्टरनेटिव, सबसे जो बड़ा वर्ड है इसमें वो है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अब ऑल्टरनेटिव कोई भी चीज अगर है तो वो परमानेंट तो नहीं होगी, है ना, वो एकदम परमानेंट नहीं होगी, वो ऑल्टरनेटिव होगी। वो आज होगी कल नहीं होगी, आज होगी कल नहीं होगी, इस तरीके से काम करेगी। पर हमने जहां तक सुना है बॉन्ड्स और स्टॉक्स ये हमारी रेगुलर पेमेंट में आते हैं। तो ये जो रेगुलर पेमेंट है तो ये दोनों तो यहां से एलिमिनेट हो गए। तो हमारे ऑप्शंस नंबर आपके ऑल 4 एंड ओनली 3 विल बी एलिमिनेटेड। अब मैं 50-50 पे आ गया हूं, है ना। अब मैं 50-50 पे आ गया हूं। अब मुझे ऑप्शन में से या तो ओनली 2 लेना है या फिर ओनली 1 लेना है। तो ये आपको इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन को चूज करना है। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो है आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई, अब इसमें स्टेटमेंट में बोला क्या है? जो आरबीआई है इट मैंडेट्स ऑल लिस्टेड कंपनीज टू सबमिट अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। अब आप मुझे ये बताइए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होती है किसी भी कंट्री की। क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉनेटरी पॉलिसी और उन सब चीजों के अलावा इसमें कब से होने लगी, है ना? इतना तो मुझे बेसिक आइडिया है कि बिजनेस से रिलेटेड तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रहती हैं, है ना। बिजनेस से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं वो सेबी की रहती हैं, है ना, वो आरबीआई की नहीं रहती है। तो ये मुझे पता होना चाहिए। तो इसके बेसिस में मैं ये वाला स्टेटमेंट तो हालांकि एलिमिनेट कर दूंगा। अब मैं देखूंगा सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि इन इंडिया कंपनी सबमिटिंग अ BRSR मेक्स डिस्क्लोजर इन रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। अब ये मुझे कैसे पता चला कि ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए? पहली बात, आपको यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म एक बार देखनी है, बिजनेसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। अब यहाँ पे आपको कहीं भी कुछ भी फाइनेंशियल दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। सिर्फ आपको नॉन फाइनेंशियल चीजें ही दिख रही हैं क्योंकि सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली बी, है ना। तो इतना आपको बस बेसिक बेसिक अगर आपको चीजें पता है तो उसके बेसिस पे आप इसको करेक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम देखते हैं, एक ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, है ना, कि इंडिया हैज ज्वाइंड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। अगर आपने अनफिल्टर्ड यूपीएससी का ऑफ बीट करंट अफेयर्स लास्ट ईयर 2025 में फॉलो किया होता तो ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से इसको सॉल्व कर लेते। ये डायरेक्टली मेंशन था। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आई कैन प्रोवाइड, है ना, आप लिंक जाकर, मैं टेलीग्राम पे इसको पिन कर दूंगा इस वाली पीडीएफ को, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं आराम से और वहां पे अपनी तसल्ली कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन वहीं से आया था 2025 में। फिर जो पहला स्टेटमेंट है वो तो हो गया आपका करंट का, है ना। अगर इतना आपको बेसिक आइडिया है कि इंडिया ने ज्वाइन किया है या नहीं किया है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज आइडेंटिफाइड। अब इसमें अलार्मिंग चीज क्या है कि इंडिया एज अ रिसोर्स रिच कंट्री इज गुड, है ना। ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि हाँ भाई इंडिया जो है हमारी, जो हमारा भारत है वो रिसोर्स रिच कंट्री है, ठीक है, मैं भी मानता हूं। पर सारे के सारे क्रिटिकल मिनरल्स में जो भी 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसमें है, ये इम्पॉसिबल चीज है ना। अगर ऐसा होता तो हमें सप्लाई चेन रेजिलियंस की नीड ही नहीं पड़ती, हमारा काम वैसे ही सॉर्टेड हो जाता। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो, अगर वो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मुझे या तो पहला पता भी है या नहीं पता है तब भी मेरा आंसर 1 एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है एग्जाम में।
फिर अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक जो नया पैटर्न आया है मार्केट में कि 2025 में जो यूपीएससी ने स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसमें हुआ क्या है बेसिकली कि सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट्स। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब देखो क्या है, एग्जामिनर बोल रहा है कि जो सीई है, सर्कुलर इकोनॉमी है, उससे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम हो जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा बोल रहे हैं कि इससे रॉ मटेरियल का जो इनपुट है वो भी कम हो जाएगा। और तीसरी बात हो रही है इसमें कि ये वेस्टेज को कम कर देगा, वेस्टेज को भी इसमें कमी आ जाएगी। अब वो क्यों होगी? अब सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि आप यूज करके थ्रो नहीं करते हो किसी चीज को, यूज करके फिर आप उसको रीयूज करते हो, रिसाइकल करते हो। तो ये आपको अगर बेसिक आइडिया इसका है तो आप इसको पॉजिटिवली लेकर सारे स्टेटमेंट सही बता सकते हो। और इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, बट नहीं, दोनों करेक्ट हैं और दोनों सही है। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। दिस शुड बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से हम और क्वेश्चंस देखते हैं जो कि एलिमिनेशन के बेसिस पे सॉल्व होंगे। हम एक बार देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू से आया है। ये आपने अगर पीवाईक्यू बहुत अच्छे से सॉल्व किए होते तो आप इसको सॉल्व कर लेते, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं जो पीवाईक्यू से आपके फीचर करते हैं। फिर जो क्वेश्चन जो आपके एलिमिनेशन के बेसिस पे सॉल्व होंगे, हम एक बार उसको देख लेते हैं। 1 सेकेंड। यस, दिस वन। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, जो टर्मरिक ईयर है 2023 उसको डिक्लेयर किया था इंडिया ने 2022 और 2023 में। अब अगर आपने ये ऑफ बीट करंट अफेयर्स पढ़ा होता, अनफिल्टर्ड यूपीएससी को फॉलो किया होता, तो 100% आपका ये क्वेश्चन सही होता, है ना। वो मैं आपको प्रूफ अभी अटैच कर दूंगा। जब आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो आप पिंड सेक्शन में जाइएगा और वहां पे अनफिल्टर्ड यूपीएससी के क्लेम्स नाम से एक पीडीएफ अटैच है, वहां पे आप जाके सारे के सारे क्वेश्चंस देख लीजिए। 20 से 25 क्वेश्चंस वहां पर आपके लिए अटैच्ड है। तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोल रहा है? इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। अब इंडिया को आप सब लोगों को पता है कि स्पाइस किंग बोला जाता है ना। अब स्पाइस किंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम लोगों के पास पेपर, एक तो पेपर के लिए और टर्मरिक के लिए, है ना, ये दोनों चीजों के लिए हमें स्पाइस किंग बोला जाता है। अब इसमें बताया गया है कि मोर देन 30 वेराइटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया। हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, ऐसा हो सकता है कि 30 वेराइटी से ज्यादा इंडिया में टर्मरिक की होती हो। ऐसा भी हो सकता है कि 50 से ज्यादा हो, 100 से ज्यादा हो, 200 से ज्यादा हो, है ना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन दिस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट। फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु आर मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अब ये अगर आपने ऑफ बीट करंट अफेयर्स पढ़ा होता तो वहां से आपका सॉर्टेड हो जाता। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को टारगेट करना है और क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये स्कीम वाले डॉक्यूमेंट से है। ये भी अगर आपने अनफिल्टर्ड यूपीएससी का स्कीम का डॉक्यूमेंट पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली वहां से सॉल्व हो जाता। लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं जो भी करंट अफेयर्स के हैं वो वहां से डायरेक्टली सॉल्वेबल है। और इस साल हमने जो करंट अफेयर्स की जो स्कीम्स की पीडीएफ रिलीज की है उसमें 5 क्वेश्चन डायरेक्टली, सीडीएस का जो पेपर हुआ है 2026 का, उसमें डायरेक्टली 5 क्वेश्चन फीचर हुए हैं। आप जाकर देख सकते हैं, वो भी मैंने वहां पे अटैच कर दिया। पिन सेक्शन में जाइए, वहां पे आराम से चेक करिए। तो जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसमें क्या है, चीज क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको इसमें पता लगानी है कि भाई मुझे यहाँ से एलिमिनेशन कैसे काम करेगा। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल पुअर। ऑब्वियसली पॉजिटिव चीज है तो ये हो सकता है। as majority of low producing indigenous animals are with small and marginal farmers and landless laborers, that is a positive thing, है ना। मतलब ये रियलिटी है इंडिया की, अगर आपको पता होगा तो ये रियलिटी की बात चल रही है। अब इसमें सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इट वॉज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजीनियस कैटल एंड बफेलो रियरिंग एंड कंजर्वेशन इन साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। अब मुझे ये बताओ कि इस वाले स्टेटमेंट में कहीं भी कुछ भी आपको अलार्मिंग लग रहा है? कुछ भी अलार्मिंग नहीं है। इसमें बात चल रही है कि साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर में बफेलो रेयरिंग और कंजर्वेशन होना चाहिए।
इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, बोथ बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम नेक्स्ट ईयर जो 2026 का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको अप्लाई करके इसमें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये राइट जो आपका जो डायरेक्ट एयर कैप्चर वाला क्वेश्चन है। अब ये जो टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी ये होती है कि ऑल ऑफ द अबव शुड बी करेक्ट। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। अब मुझे एक बात बताओ कि कैन भी लिखा हुआ है ना, इसमें एक पॉसिबिलिटी की बात चल रही है कि एक 0.00001% की एक पॉसिबिलिटी होती है, क्या वो यहाँ पर है या नहीं है ना। कैन बी मतलब इट कैन बी। अब एग्जामिनर आपसे ये नहीं बोल रहा है कि इट शुड बी, है ना, इट मस्ट बी। एग्जामिनर आपसे ये नहीं बोल रहा, एग्जामिनर बोल रहा है कि इट कैन बी, देर इज अ पॉसिबिलिटी कैन कि 0.00001% केसेस में डायरेक्ट एयर कैप्चर कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। ये आपको इस तरीके से स्टेटमेंट को पढ़ना है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट, इट कैन बी वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग। अब डायरेक्ट एयर कैप्चर जो चीज है वो अगर आप, मुझे पता है कि कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में यूज हो सकती है, तो देयर इज अ वैल्यूएबल अप्रोच, है ना। ये भी अगर जैसे प्लास्टिक प्रोडक्शन एक क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस एमिशन की इंटेंसिव अप्रोच है ना। तो इसमें भी अगर मैं यूज कर लूँ, कुछ सस्टेनेबल चीज यूज कर लूँ तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो अगर पॉजिटिव चीज होगी तो 100% उसके सही होने के चांसेस हैं। अब एविएशन में देखते हैं, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, इन एविएशन इट कैन बी अ सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल। देर इज अ पॉसिबिलिटी, फ्यूचर में हो सकता है, इट कैन बी, है ना। तो देर आर चांसेस कि इसका करेक्ट होने के बहुत बहुत चांसेस हैं। तो ये जो भी साइंस एंड टेक के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि ये करेक्ट हो जाए। तो आपको इस प्रकार से इसको अप्रोच करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या है, फिर ये क्वेश्चन, ये काफी मतलब जो क्वेश्चन सबसे हिला देने वाला क्वेश्चन था साइंस मतलब जो इन्वायरमेंट का, पीकॉक ट्रेंटुला जो ये एक ऐसी स्पीसी है जो कि ब्राजील में पाई जाती है। ये एक तरीके की स्पाइडर है जो कि ब्राजील में पाई जाती है। अब सबसे पहले मुझे ये देखना है सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट में बहुत ध्यान से देखूंगा। इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी स्पीसी ऐसी होती है जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में सम फॉरेस्ट एरियाज में होती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि इसको मैं आउटराइटली रिजेक्ट कर दूं। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज एन एर्बोरियल स्पीसी। ऐसा हो सकता है, देर इज अ पॉसिबिलिटी। पर स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या बोला है कि इट इज एन ओमनीवोरस क्रस्टेशियन। अब इसमें मुझे क्या पता, अगर मुझे पता है ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, इफ आई नो दिस स्टेटमेंट देन आई नो, इफ आई डू नॉट देन आई डू नॉट। तो इस पर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैं अपनी नॉलेज को इस पर बैक नहीं कर सकता। मैं क्या मारूंगा, जो जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है ना, जो जनरल अवेयरनेस के स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 2 और 3, इस तरीके से इसको अप्रोच करना है। फिर और क्वेश्चंस कौन से हैं जिनको हम अप्रोच कर सकते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। जब हम नेक्स्ट टाइम असेंबल होंगे तो हम कुछ क्वेश्चंस को उसमें डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, है ना, प्लास्टिक वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम यूएवी वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यूएवी वाला मैं आपको अभी डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें क्या बोला है कि ऑल यूएवीज, है ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जो आप जिसको ड्रोन्स बोलते हो, ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। अब ये कैसे नहीं हो सकता, कुछ जो यूएवीज होते हैं वो एरोप्लेन जितने साइज के होते हैं, तो वो वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर सकते, उनको हॉरिजॉन्टल लैंडिंग ही करनी पड़ती है ना। तो ये यहाँ पर जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दिया है कि सारे के सारे टाइप के जो यूएवीज होंगे वो वर्टिकल लैंडिंग करेंगे, तो ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। फिर जो सेकंड बोल रहा है कि ऑल टाइप ऑफ यूएवीज कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को रिमोट की जरूरत पड़ती हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ को रिमोट से रिमोटली ऑपरेट करना पड़ता हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक पॉसिबिलिटी 0.00001% की एक पॉसिबिलिटी आपको रखनी है। फिर तीसरा, ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन यूज बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। अब ऐसा हो सकता है कि कोई जो यूएवी हो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है ना, वो बिल्कुल एरोप्लेन के साइज का है, तो उसको तो आपको पावरफुल जेट लगेगा। अब पावरफुल जेट लगेगा तो फिर आपको उसमें पावरफुल जेट के लिए फ्यूल भी चाहिए होगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये तीनों स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है पीवाईक्यूज को, और इस तरीके से आपको एलिमिनेशन को अप्लाई करना है।
एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, जो बैटरी वाला क्वेश्चन है ना, ये बैटरी कैथोड्स वाला क्वेश्चन। अब इसमें सबसे पहले अगर जब मैं देखूंगा क्वेश्चन को, तो मेरे कान कहाँ खड़े होने चाहिए? कान खड़े होने चाहिए मेरे ग्रेफाइट पे, है ना, क्योंकि ये एक ऐसा, ये बाकी के 1, 3 और 4 आर एलिमेंट्स, है ना, और ये जो ग्रेफाइट है वो एक एलिमेंट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये पेंसिल में यूज होता है, तो ये यहाँ से अलग है, ये कोबाल्ट, लिथियम और निकल से डिफरेंट है, तो इसलिए मुझे ये थोड़ा सा मुझे इसका आइडिया होना चाहिए। इस तरीके से मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ कि इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा, है ना, ओनली 1 भी नहीं होगा, ओनली 2 भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ओनली 3। तो इस तरीके से हम आगे जो आगे आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे जो हमारे 40 क्वेश्चंस बचे हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना, किस तरीके से आपको एलिमिनेशन की टेक्निक्स को अप्लाई करना है और उसको अपने अटेम्प्ट को सिक्योर करना है, किस तरीके से आपको 100+ मार्क्स लेकर आने हैं इसी बेसिस पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड द PDF of this particular lecture, go to Telegram channel and search Unfiltered UPSC 1 and you can find this PDF over there. Thank you so much.